के बारे में पढ़ना है, उसके नेम, उसके ओरिजिन एंड उसके कंपाउंड फॉर्मूलेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। फ़ेनल जो है अगर हम देखें, ये इसको इंग्लिश में मतलब ये जो हमारे पास हर्ब है, इसका इंग्लिश नेम जो है वो फ़ेनल है। अरेबिक में इसको रज़ियंज भी बोलते हैं, उर्दू में इसको सौंफ और बादियान खुर्द बोलते हैं, और पर्शियन जो है उसमें इसको बादियान बोलते हैं। मतलब जो पर्शियन फ़ारसी है ना, फ़ारसी में इसको बादियान बोलते हैं और उर्दू में इसको सौंफ बोलते हैं। उसके अलावा जो सौंफ है उसकी कह लें कि हमारे पास जो पूरा उसका पौधा है, उसका जो स्टेम है वो भी इस्तेमाल होता है हमारे पास कह लें कि फॉर्मुलेशंस में। उसके अलावा जो उसकी सीड्स हैं, मतलब जो फेनल है इट्सेल्फ, वो भी इस्तेमाल होता है, फेनल सीड्स। और उसके अलावा जो इसका फूल है, बादियान का फूल है, वो भी इस्तेमाल होता है हमारे पास फॉर्मुलेशंस में। मगर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो फेनल सीड्स हैं। फेनल सीड्स के क्या यूज़ हैं, और यही मोस्टली कह लें कि हमारे पास कह लें कि हर्ब के तौर पे खाने में इस्तेमाल होता है। और कह लें कि ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाली कह लें कि टाइप है, इसकी जो सीड्स हैं वो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा जो इस सौंफ है, उसका जो फूल है, बादियान का फूल है, वो भी एज एन एरोमेटिक इस्तेमाल होता है। मतलब जब हम चावल वगैरह बनाते हैं बिरयानी के लिए या कोई और कह लें कि चावल उबालते हैं, उसके अंदर इसको ऐड किया जाता है अरोमा के लिए। उसके अलावा इसका जो हॉट नेचर है उसके लिए, ताकि ये जो हम चावल कुक कर रहे हैं उसके ग्लाइसीमिक इंडेक्स को भी कम कर दे, और उसके अंदर एक जो हॉटनेस वाली तासीर है वो भी डाले। तो इसलिए जो बादियान का फूल है वो ऐड किया जाता है हमारे पास खानों में, और वो बस एज एन एरोमेटिक ऐड किया जाता है। बाकी जो फेनल है, फेनल को कह लें कि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ख़ासतौर पे जो बादियान के सीड्स हैं उसकी, इसको एज अ डाइजेस्टिव इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके और भी बहुत सारे पर्पस हैं। तो ये एक कह लें कि कन्फ्यूजन थी जिसको मतलब एक शुरू से ही दूर करना मैंने सोचा कि बेहतर होगा, ताकि आगे हमें पता हो कि फेनल की जब हम बात करें तो हम किस चीज़ की बात करें, कि आया उसकी सीड्स की बात की जा रही है या उसके फ्लावर की या उसके स्टेम की। तो ये हम जब फेनल कहेंगे तो हम उसकी सीड्स की बात करेंगे, फेनल सीड्स की। उसके अलावा इसका जो बोटॉनिकल नेम है वो है फोनिकुलम वल्गैरी, एंड जो इसकी फैमिली है वो एपिएसी है। और ये फैमिली वही सेम फैमिली है जो हमारे पास कह लें कि जो हमने कल पढ़ा क्यूमिन की होती है, और डिफरेंट और जो हर्ब्स हैं, ब्लैक क्यूमिन है, फिर हमारे पास अजवाइन है, उनकी भी यही सेम फैमिली है। उनका तकरीबन जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, वो भी तकरीबन सेम मिलता जुलता ही है। बाकी जो फंक्शंस हैं फेनल के वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्यूमिन। वो हम आगे पढ़ेंगे कि फेनल के क्या क्या फंक्शंस हैं, एंड उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो फेनल है, बादियान है, इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एनीथोल है। और ये एनीथोल ही वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से इसका हमें स्वीट टेस्ट मिलता है और स्वीट अरोमा मिलता है। और इसी वजह से ये एज अ माइल्ड फाइटो एस्ट्रोजन भी काम करता है। फाइटो एस्ट्रोजन वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे पास प्लांट्स में जो इस्ट्रोजन के एक्शन को मिमिक करते हैं। और जो बादियान है, इसका जो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास इस्ट्रोजन जो है उसकी एक्शन को मिमिक कर रहा होता है। एंड आगे हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये किस तरह मिमिक करते हैं, एंड किस तरह ये हमारे जो कह लें कि मिल्क प्रोडक्शन है उसमें एक तरह से इसका काम होता है, ये वर्क करता है। तो बाकी ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका ये फंक्शन है हमारे पास एनीथोल, एंड ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बाकी अगर हम ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करें तो जो बादियान है ये कह लें कि हमारे पास जो मेडिटेरेनियन रीजन है, मतलब जो मेडिटेरेनियन सी है उसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो कह लें कि हमारे दरिया के साथ, जो हमारे पास कह लें सी के साथ कह लें कि होते हैं, मौजूद होते हैं। तो उन एरियाज़ पर, कोस्टल एरियाज़ पर
ये कह लें कि उगता था। बाद ये उनका जो कह लें कि ओवरऑल प्लांट है। और अगर हम कंट्री वाइज देखें तो तुर्की है, और उसके अलावा जो नॉर्दर्न अफ्रीका है जिसमें इजिप्ट आ जाता है, फिर हमारे पास और जो कंट्रीज़ आ जाती हैं नॉर्दर्न अफ्रीका की, फिर ग्रीस है, फिर हमारे पास पैलेस्टाइन वाला रीजन है। तो इन इलाकों पे कह लें कि ये इसकी कह लें कि हमें मिलती है, कह लें ये नेचुरली वहाँ पर उगते थे, और वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते थे, और वहीं के ये नेटिव प्लांट्स हैं। वहाँ से फिर क्योंकि ये कह लें कि बिल्कुल एट द मिड पाया जाता था, मतलब जो मेडिटेरेनियन रीजन है अगर हम उसको देखें तो वो अफ्रीका को भी एक साथ जोड़ रहा है, और उसके अंदर हमारे पास मिडिल ईस्ट भी आ रहा है, एंड जो यूरोप है उसका एरिया भी उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर हम मैप में देखें मेडिटेरेनियन रीजन में ये तीनों इलाके कह लें कि ये हमारे पास आ रहे होते हैं, और इनकी कोस्ट्स आ रही होती हैं, अफ्रीका की भी, मिडिल ईस्ट की भी, और उसके अलावा जो यूरोप है इन तीनों की कोस्ट्स आ रही होती हैं। इन तीनों की कोस्ट में कह लें कि जहाँ पर रॉकी एरियाज थे वहाँ पर ये बादियान उगता था नेचुरली। तो वहाँ पर जो फार्मर्स थे और जो कह लें कि हर्बलिस्ट्स थे, जो पुराने ज़माने में हकीम वगैरह थे, वो इसको कलेक्ट करते थे, इसको मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर जब इसकी कह लें कि कह लेंगे जो रोमन्स हैं उनके अंदर इसकी कह लेंगे एक सबसे पहले इसकी मशहूरी हुई, ये मशहूर हुए रोमन्स के अंदर इसके बेनिफिट्स की वजह से, इसके क्विक एनर्जी देने की वजह से। वहाँ पर फिर ये रोमेनियंस के थ्रू और जो ग्रीक्स हैं उनके थ्रू फिर ये मशहूर हुई कि रोमेनियंस जो थे वो अपने सोल्जर्स को ये देते थे इसकी बेनिफिट्स की वजह से। इसके कह लें कि ये एक स्वीट एज अ स्वीटनर भी काम कर रहा होता है, एज अ डाइजेस्टिव भी काम कर रहा होता है, और एज अ कह लें कि जो हमारी डाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है। तो इसीलिए जो रोमेनियन सोल्जर्स थे उनको ये फेनल दिया जाता था। उसके अलावा जो ग्रीक्स थे उनके अंदर भी, उनकी मेडिसिन के अंदर भी इसको काफ़ी एक कह लें कि पुश मिला था कुछ जंगों की वजह से, और कुछ मेडिसिनल इसके बेनिफिट्स की वजह से। ख़ास तौर पे जो ग्रीक फिजिशियंस थे, फिलोसफर्स थे, जिस तरह सुकरात था, और डिफरेंट और हमारे पास फिजिशियंस थे, उनकी वजह से इसको इस कह लें कि फ़ैनल को मशहूरी मिली। एंड वहाँ से फिर ये जो हमारे पास स्पाइस रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, उनके थ्रू ये फैलता हुआ ईरान में गया, एंड फिर ईरान से हमारे मिडल ईस्ट में फैला, एंड फिर आगे कह लें कि सब कॉन्टिनेंट में ये फैनल गया। तो इस तरह इस कह लें कि ये प्रोपेगेट हुई है हमारे पास फैनल। बाकी रोमेनियंस के अंदर ये किस तरह मशहूर हुई थी, तो ये रोमेनियन क्योंकि रोम जो है कह लें जो इटली है, रोम है, फिर ये ग्रीस है, ये सारे कह लें कोस्टल एरियाज थे, यहाँ पर ये फैनल खुद ही उगती थी, ये यहाँ की कह लें नेटिव हर्ब थी। तो जब यहाँ पर ये हर्ब उगती थी तो जो हमारे पास फिजिशियंस हैं वो इस हर्ब को कलेक्ट करके इसको इस्तेमाल करवाते थे, उनको इनके बेनिफिट्स का पता होता था। वो कह लें कि जो इस हर्ब को इस्तेमाल करवाते थे अपने सोल्जर्स को, ताकि वो उनको इनिशियली एनर्जी दे सके। ख़ास तौर पे ऐसे कैंपेन्स में जिनमें उनकी जो उनके सोल्जर्स हैं वो किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, या जहाँ पर उन्होंने कहीं स्टे करना है, तो उनकी जो राशन उनको पहुँच मिलते थे उसके अंदर ये फैनल मौजूद होता था उनके साथ। उसके अलावा कह लें कि हमें जो नेक्स्ट कह लें कि रोमन्स के अलावा जिसके अंदर इसकी ज़्यादा हमें कह लें कि मशहूरी मिलती है, जहाँ पर ये ज़्यादा मशहूर है वो ग्रीक्स के अंदर है। और उसकी कह लें कि मेन रीज़न तो हमारे पास उनके जो फिजिशियंस हैं वो हैं, मगर उसके अलावा एक और मेन रीज़न है ग्रीक्स के अंदर कि ये क्यों मशहूर है, वो है हमारे पास बैटल ऑफ मैराथन। बैटल ऑफ मैराथन जो था वो पर्शियंस और ग्रीक्स के दरमियान लड़ी गई थी, मतलब जो यूनानी थे और जो हमारे पास ईरानी थे उनके दरमियान ये जंग हुई थी। और जो पर्शियन एम्पायर थी उन्होंने इन्वेजन की थी ग्रीस में, और ग्रीस जो हमारे पास यूनान थे उनके मतलब जो यूनानी सोल्जर्स थे वो तादाद में भी कम थे, और कह लें कि
उनके पास कोई कमांडो टाइप या स्पार्टन सोल्जर्स भी मौजूद नहीं थे उस वक़्त। मतलब उनके पास सिर्फ कह लें कि जो मेन सोल्जर्स होते हैं ना, जो सिंपल सोल्जर्स होते हैं वो मौजूद थे, जबकि जो पर्शियंस थे वो प्रॉपर कह लें कि सोल्जर्स की अमाउंट लेकर आए थे इन्वेजन के लिए। और ये इन दोनों के दरमियान जंग हुई थी एट द मतलब ये मैराथन के मुकाम पर ये जंग हुई थी। अब वहाँ पर जो मैराथन है उस मुकाम पर कह लें कि ज़्यादा बादियान के फूल और बादियान के पौधे वगैरह मौजूद थे। तो जो ग्रीक्स थे, जब वहाँ पर उन्होंने जंग लड़ी थी पर्शियंस के साथ, तो कहा जाता है कि जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो ये जो बादियान है उसने एनर्जी दी थी इन सोल्जर्स को, कि जब ये जंग स्टार्ट हुई तो बादियान का जो पौधा था वो उनके पैरों के साथ लगा, उससे बादियान गिरी और फिर उनके पैरों से क्रश हुई, उसकी स्मेल इन सोल्जर्स को पहुंची, उससे इनको एनर्जी मिली, उससे इनको अरोमा मिला, एक स्वीट अरोमा मिला, जिससे फिर ये जो कह लें कि कलील तादाद में और एक तरह से विदाउट किसी स्पेशल सोल्जर्स और कह लें कि साथ जो हमारे पास ग्रीक कह लें इन्फेंट्री आगे जा रही थी पर्शियंस के खिलाफ, तो इस हब की मदद से इन्होंने पर्शियंस के ऊपर फतह हासिल की। और फतह हासिल करने के बाद जब ग्रीक्स ने पर्शियंस को हरा दिया था जंग में, तो इन्हीं में से ग्रीक्स में से एक कह लें कि जो कह लें सोल्जर था, वो उसने मैराथन के मुकाम से भाग के जो शहर है एथेंस तक, वहाँ तक भाग कर ये खुशखबरी देने के लिए, मतलब ये रन पूरा किया था। ये तकरीबन 26 माइल्स आई थिंक है, कि पता नहीं 24 माइल्स है ये पूरी जो मैराथन होती है। तो ये मैराथन के मुकाम से एथेंस के मुकाम तक इसने पूरी ये रन की थी, पूरा ये भागा था। एंड जब वो एथेंस पहुंचा था तो एग्जॉशन की वजह से ज़्यादा सांस मतलब उसको सांस पूरी नहीं थी आ रही, ये इतनी देर मतलब मैराथन से लेके एथेंस तक कोई बंदा भागे इतनी माइल्स तक भागता रहे, तो वही सोल्जर मैराथन के मुकाम से जब वो जंग जीता, भागा एथेंस के मुकाम तक पहुंचा खुशखबरी बताने के लिए कि हम जंग जीत गए हैं, तो वो एग्जॉशन की वजह से ही कह लें कि वहाँ पर खुशखबरी देते साथ ही वफात पा गया था। तो एक तो ये जंग जो है क्योंकि इसमें बादियान जो है उसने एक इसका बहुत बड़ा रोल था इस जंग को जितवाने के अंदर, इस वजह से ये बैटल ऑफ मैराथन कह लें कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हैं जिसमें कह लें कि ग्रीस के अंदर इसको मतलब एक पहचान मिलती है। एंड इसीलिए ये ग्रीक मेडिसिन में भी कह लें कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्ब्स है। मतलब यूनानी फॉर्मुलेशंस आप देखेंगे ना, कोई भी स्टमक के रिलेटेड, लिवर के रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड, किडनी डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, उसमें लाजमी बादियान मौजूद होगा। और इसकी मेन रीज़न जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि ये बैटल ऑफ मैराथन उसमें एक मेन रीज़न थी। उसके अलावा कोस्टल रीजन्स में ये ज़्यादा उगता था, जिसमें हमारे पास मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन्स में ग्रीस जो था वो सबसे ज़्यादा कॉमन था। मतलब ग्रीस अगर हम देखें, इसका पूरा मैप देखें, मोस्टली आइलैंड्स पर बेस्ड है और कोस्टल रीजन्स इसके साथ ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी ज़्यादा ग्रोथ भी होती थी। एंड फिर इस जंग की वजह से यहाँ पर इसको ज़्यादा पहचान मिली। एंड फिर ग्रीस के थ्रू ये जो बादियान है ये प्रोपगेट होते हुए, फैलते हुए स्पाइस रूट्स के थ्रू मिडल ईस्ट में एंड फिर आगे सब कॉन्टिनेंट में गई। ये था हमारे पास इसका ब्रीफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री। बाकी अगर हम टेम्परामेंट की बात करें तो जो हमारे पास बादियान है उसका टेम्परामेंट है हॉट एंड वेट। एंड इसका जो टेम्परामेंट हमें मिलता है वो डिफरेंट मिलता है। ख़ास तौर पे जो इसका कुछ लोग टेम्परामेंट बताते हैं वो हॉट एंड ड्राई बताते हैं कि जो हमारे पास बादियान है ये हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट है, जिसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट नहीं है। मगर हम इसके सबसे पहले कुछ टेम्परामेंटल इफेक्ट्स को और डिटेल से पढ़ लेते हैं। हॉट एंड वेट से मुराद ये है कि वो जिस्म में हॉटनेस प्रोड्यूस करवाता है एंड उसके साथ इसका जो इफेक्ट है वो जिस्म में वेटनेस प्रोड्यूस करना है। ये इसके टेस्ट भी शो कर रहा होता है एंड इसके जो केमिकल एक्शंस है वो भी शो कर रहे होते हैं कि ये किस तरह वेटनेस को इम्प्रूव करता है। मतलब ये जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को भी सूट कर रहा होता है एंड उसके अलावा इसका
जो टेस्ट है वो भी बहुत स्वीट होता है। तो ये इस वजह से इसके अंदर वेटनेस पाई जा रही होती है। उसके अलावा ये मुफर्रह होता है। मुफर्रह वो चीज़ है जो क्या लें फरहत पैदा करे या एक तरह से आप अच्छी स्मेल पैदा करे। और उसको क्या लें कि मुफर्रह की कैटेगरी में डाला जाता है। उसके अलावा ये मुंजिज बलगम है और सौदा है, मतलब ये जो हमारी बॉडी में एक्सेस फ्लैगम है, एक्सेस सौदा है, उसको बॉडी से निकालता है, उसको क्या लें कि लिक्विफाई करता है। ये इसका क्या लें कि दो मेन टेम्परामेंटल अफेक्ट हैं। बाकी हॉट एंड वेट होने की उसके उसके अलावा एक और इसका कह लें कि मेन टेम्परामेंटल अफेक्ट ये है कि ये जो हमारे पास एज अ ग्लैक्टागोग भी एक्ट करता है कि ये जो मिल्क सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज करता है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है फीमेल्स में। उसके अलावा अगर हम इसका टेम्परामेंट देखें कि कुछ किताबों में इसका टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई लिखा है, मगर फिर भी हम इसको हॉट एंड वेट कैटेगरी में क्यों शामिल करते हैं, तो उसकी सबसे पहले रीज़न ही ये है कि ये एज अ ग्लैक्टागोग एक्ट करता है। कोई भी हर्ब जो ग्लैक्टागोग है वो हम कह ही नहीं सकते कि वो ड्राइनेस कॉज कर रही है साथ में, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। तो मिल्क प्रोडक्शन ही कह लें इस बात की इंडिकेशन है कि इस हर्ब में मॉइस्चनेस मौजूद है। उसके अलावा कह लें कि इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको कह लें कि ये सूथिंग इफेक्ट देती है। उसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी टाइप्स देख लें, मतलब जो हमने डिस्कस की, जिस तरह बादयान फूल है उसको हम स्टार अनीस भी बोलते हैं। जो बादयान फूल है उसको हम देखें उसका हॉट इफेक्ट है, और उसको चावलों में भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी हॉट इफेक्ट की वजह से। मगर अगर हम उसको कंपेयर करें फ़ैनल के साथ, तो फ़ैनल जो है उसके बनिस्बत जो है लाइट है, और इतना एग्रेसिवली जो है हमारे सिस्टम पर वो एक्ट नहीं करता। इसीलिए जो फ़ैनल है उसको हम हॉट एंड वेट में कैटेगराइज करते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास फ्लैगम है उसको ड्राई नहीं करता बल्कि उसको सॉफ्ट करता है, उसको कह लें कि उसको लिक्विफाई करता है। तो इसीलिए हम इसको कह लें कि इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं कि ये ड्राइनेस कॉज करता है, और इसकी एक तरह से ड्राइनेस वाला इफेक्ट है। बाकी अगर हम स्पेसिफिक एक्शंस की बात कर लें, इस हर्ब की स्पेसिफिक एक्शंस क्या हैं, उसमें सबसे पहला एक्शन जो है वो ये है कि ये आई टॉनिक है, मतलब जो आइज़ हैं उनको टॉनिफाई करता है। और कह लें कि नज़र के लिए ये बहुत अच्छी हर्ब है। इसके कह लें डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनती हैं बादयान के साथ। कह लें कि डिफरेंट और जो हमारे साथ कह लें कि बादाम है, और दो तीन और हर्ब्स हैं, इनको मतलब मिला के खिलाया जाता है एज एन आई टॉनिक। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो भी आई टॉनिक है, और इसकी कंपाउंड फॉर्मुलेशंस भी हमें बहुत सारी मिलती हैं, जिसमें आई डिजीज़ में जिस तरह सुरमा है तो सुरमे के अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये एज अ आई टॉनिक भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एज अ ग्लैक्टागोग इस्तेमाल होता है ये। कार्मिनेटिव ये इस्तेमाल होता है कि ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है उनको इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ख़ास तौर पे जो ब्लोटिंग है उसको रिड्यूस करता है। और जो चाइल्ड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें क्योंकि हम ज़्यादा इरिटेटिंग हर्ब्स नहीं इस्तेमाल करवा सकते, तो हम बादयान इस्तेमाल करवाते हैं उस कैटेगरी में, क्योंकि बादयान जो है उसका साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल नील है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो है। और जो उसका कार्मिनेटिव इफेक्ट है वो भी है, और वो स्टमक पर इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं देता, इरिटेटिंग इफेक्ट नहीं देता, या बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस नहीं सिक्रीट करता। तो ये एसिडिक पेशेंट्स के लिए भी बेहतर है। उसके अलावा इसका माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट है, डायूरेसिस भी करवाता है, इसका किडनी पर भी ये इफेक्ट है। उसके अलावा ये स्टमक टॉनिक है, ये स्टमक को टॉनिफाई करता है उसके फंक्शंस में बगैर उसको इरिटेट किए, और उसको एक सूदिंग इफेक्ट देता है। बाकी ये थे इसका टेम्परामेंटल इफ़ेक्ट के बारे में।
और बाकी अगर हम इसके सिंगल यूजेस देखें, सिंगल यूजेस में जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है वो अर्के बादियान है। बादियान का कावा भी इस्तेमाल होता है। इवन के अगर हम चाय कैफ़ेज़ में जाएं, कोयटा कैफ़े वगैरह में जाएं, उन्होंने भी जो कावा रखा होता है वो बादियान का कावा होता है। और वो काफ़ी मतलब उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और वो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो जो पठान है, जो कोयटा कैफ़ेज़ वाले हैं, वो भी बादियान का कावा पीते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ख़ास तौर पे वो खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं उसको लेमन के साथ। तो वो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और उनके अलावा उनकी जो गट हेल्थ है उनको बेहतर करता है। बाकी जो अर्के बादयान है वो इट्स सेल्फ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल होता है, ज़िमाद बनाने के लिए, लेप बनाने के लिए, उसके अलावा कोई सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बनाने के लिए अर्के बादयान इस्तेमाल होता है। इवन के कह लें कि पानी के मुतबादिल भी अर्के बादयान इस्तेमाल होता है। मतलब कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी होती हैं, कुछ हब ऐसे होते हैं, कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम जो पानी के साथ उनको कंज्यूम नहीं करवाते, वो हम अर्के बादयान के साथ उसको कंज्यूम करवा रहे होते हैं। तो अर्के बादयान इस कैटेगरी में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा क्योंकि अरक के बाद जो बादयान है इट्सेल्फ वो एक मुफर्रे है, वो अच्छी स्मेल पैदा करता है। तो इसे एज अ माउथ फ्रेशनर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो एरोमेटिक क्वालिटी है उसकी वजह से इसको एज अ माउथ फ्रेशनर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिफरेंट जो हमारे पास चिंगम्स वगैरह हैं उसके अंदर भी एज अ फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है। एंड उसके अलावा इसको खानों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर इट्स अरोमा। उसके अलावा इसका कह लें कि एक जो हमारे पास बादयान है उसका जो पानी है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है सुरमे के अंदर। और डिफरेंट जो आई टॉनिक फॉर्मुलेशंस हैं, क्योंकि इसका इट सेल्फ जो है इसके पानी का भी, और मतलब इसको एक्सटर्नली भी अगर हम आइज़ पर अप्लाई करें या इंटरनली भी कंज्यूम करें तो इसका एक आई टॉनिक इफेक्ट है। आँखों को कह लें कि ये वो करती है, नज़र जो है, जो अगर किसी की नज़र कमज़ोर है उसको ठीक करती है और आँखों को टॉनिफाई करती है। तो ये इसका कह लें कि मेन एक्शन है होता है। और इसको जो बादयान का पानी है उसको हम सुरमे के अंदर भी मिला के इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब सुरमा कोई बनाया, उसके अंदर अरके बादयान डाला, उसके बाद उसको ड्राई किया, तो उस सुरमे को फिर वो आंखों पर लगाया जाता है। ये थी सिंगल फॉर्मुलेशंस। उसके अलावा कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस मिलती हैं मार्केट में जिसमें बादयान मौजूद है। उसमें सबसे पहले गैस्ट्रोफिल है, सिरप है, उसके अंदर बादयान मौजूद होता है। उसके अलावा सफ़ूफ़ तबख़ीर है, सफ़ूफ़ तबख़ीर करशी वालों का, उनके अंदर हमें ये मिलता है, बादयान मिलता है। वैसे अगर हम इसका ओवरऑल अफेक्ट देखें तो जो बादयान है वो चाइल्ड्स के अंदर तो तबखीर में एक अच्छा इफेक्ट देगा, मगर जो टेम्परामेंटली वेट इंसान है और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टमक जो है वो आगे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डाइजेशन सही नहीं परफॉर्म कर रहा, उसमें सफ़ूफ़ तबखीर हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि जो बादयान इटसेल्फ है वो वेटनेस कॉज करता है उस ऐसे पेशेंट में और उसके डाइजेशन को ख़राब कर रहा होता है। तो ये सफ़ूफ़ तबख़ीर में वैसे इस्तेमाल होते हैं। और अगर मौसम वगैरह हम देखेंगे उसके साथ और पेशेंट का टेम्परामेंट देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम उसको रेकमेंड करेंगे कि आया हम उसको सफ़ूफ़ तबख़ीर देंगे या फिर नहीं देंगे। बाकी जो ग्राइप वाटर है, ख़ास तौर पर जो बच्चे पीते हैं, छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। ये ग्राइप वाटर में भी इस्तेमाल होता है। ये जो जो बच्चों को पानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है, उसको कह लें कि उसके अंदर ये पिलाया जाता है। उसके अलावा कार्मीना टैबलेट्स हैं, उसके अंदर ये शामिल होता है। कल जो हमने कार्मीना टैबलेट्स पढ़े थे क्यूमिन के अंदर, वही वाले कह लें कि कार्मीना टैबलेट्स उसमें ये मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कह लें कि मेन कमर्शियल मार्केट में जो फॉर्मुलेशंस मिल जाती हैं उनके अंदर कहाँ कहाँ पर बादयान इस्तेमाल है, उनके क्या फंक्शंस हैं।
उसके अलावा जो लोकल फॉर्मुलेशंस हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है टर्मीफोल। इसका फार्मूला मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस भी किया था। टर्मीफोल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें हमारे पास है बादियान होता है। उसके अलावा बादियान के अलावा हमारे पास डिफरेंट और हर्ब्स मौजूद हैं। मतलब ये एक तरह से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट दे रहा होता है हमारी पूरी बॉडी को। तो उसमें जो बादियान हम ऐड करते हैं वो इस वजह से ऐड करते हैं कि ये एक तो कह लें कि गर्ड के सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस कर रहा होता है पेशेंट में। उसके अलावा इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है। तो ये टर्मीफॉल की जो फॉर्मुलेशन है ये हमारी क्लिनिक में भी मौजूद है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जिरवेक्स फॉर्मुलेशन है, इसका भी आई थिंक मैंने फार्मूला शेयर किया हुआ है पहले भी आपके साथ। जिरवेक्स के अंदर हम डालते हैं सना मक्की, काली मिर्च, उसके अलावा नौशादर, और ये मतलब हर्ब्स होती हैं। उसके साथ हम बादियान भी डालते हैं। इनको हम ग्राइंड करके इसको सफ़ूफ बना के कंज्यूम करते हैं। तो कह लें कि ये जो बादियान का इफ़ेक्ट है, मतलब मुंजज बलगम और मुंजज सौदा, उसको इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि सना मक्की जो है वो तीनों टेम्परामेंट्स का एक तरह से लेग्जेटिव है। तो वो लेग्जेटिव इफेक्ट जो है वो फिर मुंजिज इफेक्ट के साथ मिलके एक्सक्रीशन के अमल में एंड फिर जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन का इफेक्ट है वो भी कह लें कि सपोर्टिव होता है एक्सक्रीशन के हवाले से। उसके अलावा जो बादियान है वो उसके इफेक्ट को और बूस्ट कर देता है, क्योंकि इसका माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट भी है और मुंजिज वाला इफेक्ट भी है। तो ये जो एक्सक्रीशन का अमल है उसमें हेल्प कर रहा होता है इस फॉर्मुलेशन की। ये हमारे पास दो फॉर्मुलेशंस हैं जो हम इस्तेमाल करवाते हैं क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को, जिसमें हमारे पास टर्मीफोल है एंड जिरवैक्स है। टर्मीफोल की फॉर्मुलेशन पहले भी डिस्कस की गई है। उसमें बादियान होता है, उसमें कुश्ते शीरीन होता है। उसके अलावा दो तीन और हर्ब्स होती हैं जिसके साथ फिर ये फार्मूला इकट्ठा बनाया जाए। तो ये इन्फ्लामेशन में, गर्ड में एंड ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स जिनको अल्सर होता है उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है। बाकी आगे हम अगर इसकी कोरिजेंट और टेनेडियम की बात कर लें। अच्छा, ये जो पीछे डिस्कस की गई, पीछे जो पीछे जो फॉर्मुलेशंस डिस्कस की गई हैं टर्मीफोल और जिरवैक्स, ये दोनों फॉर्मुलेशंस जो हैं ये मार्केट की फॉर्मुलेशंस नहीं है, ये हमारे इटसेल्फ क्लिनिक जो है उसकी फॉर्मुलेशंस हैं। ये वो आपके साथ डिस्कस की गई हैं। ये जो ऊपर फोर फॉर्मुलेशंस हैं ये मार्केट की हैं, कमर्शियली पाई जाती हैं। अगर हम कोरिजेंट और टेनेडियम देखें तो जो कोरिजेंट है हमारे पास बादियान का, वो है कशनीज़, मतलब जो पुदीन हमारे पास कशनीज़ है उसको इस्तेमाल करवाया जाता है, और संदल सफ़ेद है उसको इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दोनों हर्ब्स जो हैं वो कह लें कि इसके इफ़ेक्ट को इम्प्रूव करती हैं, इसके अफेक्ट को सपोर्ट कर रही होती हैं, एंड इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा एज अ मुतबादिल अगर हम देखें तो हम इसके मुतबादिल में इस्तेमाल करवा सकते हैं जो स्टार अनीस है, मतलब कि जो बादियान का फूल है वो इस्तेमाल करवाते हैं, एंड तुख्मे करफस जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। दोनों जो है कह लें कि इसके अफेक्ट को इम्प्रूव कर रही होती हैं, और इसके मुतबादिल में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली जो है वो स्टार अनीसी इस्तेमाल करवाई जाती है बादियान का फूल। वो इसीलिए क्योंकि इस बादियान का फूल जो है उसके तकरीबन सेम एक्शंस होते हैं। वो हॉटनेस को उस वहाँ पर इंड्यूस करवाता है, एंड एरोमेटिक फंक्शन भी उसका होता है, सेम प्लांट से ही होता है तकरीबन। तो उसके इफ़ेक्ट्स भी कह लें कि सेम होते हैं, इसीलिए हम इसको एज अ मुतबादिल जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। ये थे हमारे पास कोरिजेंट एंड टिनेडियम। बाकी अगर हम इसकी डोजेज देखें, डोजेज में पीछे डिस्कस किया गया था कि जो बादियान है उसको बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, एंड उसकी मेन रीज़न उसमें से ये है कि बादियान जो है उसका एज सच इतना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इवन कि कोई काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं टॉक्सिकोलॉजी की, जिसमें इसकी अनबिलीवेबल अमाउंट जो है, मतलब अनइमेजिनेबल अमाउंट जो रैट्स हैं उनको कंज्यूम करवाई गई है। मतलब तकरीबन 50 ग्राम्स पर केजी
अमाउंट, मतलब अगर हम 50 ग्राम्स पर केजी देखें, अगर चूहा है उसका वेट जो है 20 केजी है, तो आप 20 को 50 से ज़रब दें तो कितना बन जाता है तकरीबन, कितने ग्राम्स बन जाता है वो, किलो के हिसाब से ही बन जाता है। इतने ग्राम्स अगर हम किसी चूहे को कंज्यूम करवाएं तब जाके उसका इफेक्ट होता है कि उसके जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन क्या है ना, जो उसके टेस्टीज हैं उनका उनकी श्रिंकेज होती है, और उनका जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो वाला इफेक्ट होता है चूहों के लेवल पे इतनी ज़्यादा अमाउंट देने के बाद। तो ये इसका कह लें कि अफेक्ट है। तो जो हम नॉर्मली अमाउंट कंज्यूम करते हैं उसमें उसका एज सच इतना कोई साइड इफेक्ट मौजूद नहीं है, और उसको हम सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी वो डोजेज जो हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं एडल्ट्स, और इस्तेमाल करनी चाहिए, वैसे इसके अलावा भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, और इसको डिपेंड करता है पेशेंट के टेम्परामेंट पे, क्योंकि वो उसका टेम्परामेंट चेंज ना कर दे। मगर हम इतनी अमाउंट जो है वो नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हैं, और वो अमाउंट है हमारे पास 5000 mg से 8000 mg। इस अमाउंट में हम पेशेंट को जो नॉर्मल एडल्ट है वो कंज्यूम कर सकता है। जो पेशेंट है उसकी अमाउंट फिर हम इंक्रीज भी कर सकते हैं इस हिसाब से, या उसको बिल्कुल ही ये हर्ब जो है वो छोड़ सकते हैं उसके टेम्परामेंट को देख के। बाकी नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल एडल्ट जो है, वो 5000 से 8000 mg रेगुलरली खा सकता है। बाकी इफेक्ट्स में डिस्कस किया गया, इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है, मगर अगर इसको प्रोलॉन्ग देर तक कंज्यूम किया जाए, मतलब 1 मंथ तक 2 मंथ तक रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है बंदा, तो ये थर्स्ट जो है वो इंड्यूस करवा सकता है, क्योंकि इसका माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट भी है इस वजह से। तो ये था क्या लेके आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हमने बादयान के बारे में डिस्कस किया और उसकी चीज़ों को कवर अप किया। बाकी इंशाल्लाह सुबह तो हमारा मेडिकल कैंप है, आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, एंड उस वजह से ही हमने एक लाइव लेक्चर नहीं लिया। एंड आपके पास सुबह तक टाइम है, फ्राइडे का टाइम है, आप अपने जो पिछले लेक्चर्स हैं वो प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह सैटरडे में आपके साथ जो है इसका टेस्ट शेयर होगा, एंड वो आपका पहला टेस्ट होगा, आसान होगा, मुश्किल नहीं है, जो हमने पढ़ाया है उसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। बाकी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ, किसी कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है, तो आप जो है वो पर्सनली मैसेज करके अपनी जो के कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।